नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर की सफाई की और अधिकारियों को भी फटकारा। इस दौरान रोडवेज की बस में सफर कर रहे यात्रियों से भी सीएम ने बातचीत की, उनकी समस्याओं को भी सुना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और युवाओं से नशे को पूरी तरह मजबूती से ना कहने और दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा समाज को भीतर से खोखला करता है और व्यक्ति के भविष्य को विनाश की ओर ले जाता है। आयोजित इस कार्यक्रम में नशे के खिलाफ अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले आप सभी कर्मवीरों के बीच उपस्थित होकर अत्यंत ही आज हर्ष की अनुभूति हो रही है। आप सभी के निरंतर परिश्रम से, प्रतिबद्धता से और जन जागरूकता के प्रयासों से आज हमारा समाज नशे की इस भयावह समस्या से मुकाबला करने में सक्षम हो रहा है। इस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ रहा है। आज के इस अवसर पर मैं नशा मुक्त अभियान में अपना योगदान देने वाले आप सभी योद्धाओं का हृदय तल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, नशा केवल एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि समाज को भीतर से खोखला करने वाली एक बहुत भयावह और भयंकर चुनौती है। ये घातक प्रवृत्ति व्यक्ति के चेतना को, विवेक को और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको नष्ट करके उसके पूरे भविष्य को विनाश की ओर ले जाने का काम करता है। और नशे की गिरफ्त में आया व्यक्ति न केवल स्वयं का विनाश करता है, बल्कि अपने पूरे परिवार का भी नाश कर देता है। ये केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा को ही चोट नहीं पहुंचाता है, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भविष्य के अंधकार में धकेलने का काम भी करता है। आज नशे का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर एक साइलेंट वार की तरह हो रहा है और इस युद्ध का सबसे बड़ा निशाना कोई है तो हमारी भावी पीढ़ी है, हमारे युवा हैं, हमारे छात्र हैं, हमारे नौनिहाल हैं, जिनसे देश की, समाज की, उनके माता पिता की, उनके गुरुजनों की बहुत बड़ी अपेक्षा है कि अमृत काल के ये वाहक बनेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे हमारे होनहार नौजवानों को, कर्णधारों को आज नशा अपना निशाना बना रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी नई टीम तैयार की है और हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया है। इस पर हरक सिंह रावत ने दावा किया कि कांग्रेस 40 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल की जीत उनकी जिम्मेदारी है और बीजेपी का पतन उत्तराखंड के गंगोत्री यमुनोत्री से शुरू होगा। अब आप चिंता मत करो ना, गणेश गोदियाल मेरे विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, अब मेरे पे छोड़ दो। गणेश को विधायक विधानसभा भेजने की जिम्मेदारी हरक सिंह की, मेरे विधानसभा क्षेत्र का विधायक है वो। चिंता मत करो तुम, गणेश भी जीतेगा। प्रदेश में 40 से अधिक आज लिख के लेना भैया, मैं 40 से अधिक सीटें हम जीतेंगे। भाजपा चाहे जो मैनेजमेंट कर ले, चाहे ईवीएम कर ले, जो कर ले, 10-5% में तो बेईमानी करेगी। हम लक्ष्य ऐसा रखेंगे कि 20 से 30% का गैप हो। भाई 38% वोट पड़ा 22 में हमको, उनको 43% वोट पड़ा। 4-5% का तो गैप है ना भाजपा हमारे वोट बैंक में, 4-5% का वोट बैंक है।
तो हमें उनको 5-6%, हमें अपना जो है 7-8% बढ़ाना है, उनका 2-3% घटाना है। तो अगर वो 4-5% बेईमानी भी करेंगे तो हम भी करेंगे बेईमानी, बेईमानों के साथ हम भी बेईमानी करेंगे। कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर नई टीम बनाई है। गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष, प्रीतम सिंह अभियान समिति के अध्यक्ष और हरक सिंह रावत चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो वहीं हरीश रावत ने इसे पंचमुखी, रुद्राक्ष और 5 पांडव बताया। इस पर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस में नेता खुद की पार्टी हैं, संगठन नहीं। सब लोगों को बधाई देता हूं जो नई टीम इस समय एआईसीसी ने दी है, नेतृत्व ने दी है, उनको बहुत बहुत बधाई है। और कांग्रेस जनों में अभूतपूर्व उल्लास है, बहुत बड़ा उत्साह है। और ये उत्साह कार्यकर्ताओं का उत्साह ही शक्ति का प्रतीक होता है। और मैं पहले चतुर्भुज नेतृत्व कहता था, अब पंचमुखी नेतृत्व है। 5 पांडव, पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत शक्तिशाली होता है। 5 पांडव सब पे भारी थे, वैसे ये जो पंचमुखी हमारा नेतृत्व है, ये भाजपा पर बहुत भारी रहेगा। को बताया ना, जो पंचमुखी रुद्राक्ष की बात करें, 5 मुंह तो हैं लेकिन अलग अलग विषयों में है। सब लोग अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। मैं कांग्रेस में भी, मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस में हर व्यक्ति एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस में हर नेता अपने आप में एक पार्टी है और अपने अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई वहां पर लड़ता है। और आज भी वो लड़ाई आपको देखने को मिलेगी और कल भी वो लड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस का मूल स्वभाव यही रहा है कि कांग्रेस में जो भी लीडर उभरता है वो अपने लिए वहाँ पर काम शुरू कर देता है और वो अपनी एक फैन फॉलोइंग बनाता है और उसके बाद उसके साथ में आगे बढ़ता है। तो कांग्रेस में गुटबाजी स्वाभाविक है, क्योंकि उनके मूल में है। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारे संगठन आधारित पार्टी है, हमारे व्यक्ति का महत्व नहीं है, संगठन का महत्व है और ग्रास रूट संगठन है। तो बीजेपी और कांग्रेस का कहीं मैच नहीं है, इसको कंपेयर भी नहीं किया जा सकता, मेरा ऐसा मानना है। बीजेपी की वर्किंग अलग टाइप की है, उनकी वर्किंग अलग टाइप की है। और आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, एक बयान कमलनाथ जी का आया था जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, तो उनका एक इंटरव्यू चल रहा था इंडिया टुडे पर, आज तक पे। तो उन्होंने कहा भाई सरकार से तो मैं निपट लूंगा, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इनके संगठन से कैसे निपटूंगा। तो हमारा संगठन इतना मजबूत है कि कांग्रेस कहीं पासंग भी नहीं है। और इसी में एक बयान हरीश रावत जी का एक बार आया था कि जो हम कोई भी काम करते हैं तो इनके सोशल मीडिया वॉरियर जो है वो हमारी धज्जियां उड़ा देते हैं। हमारे सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं को एक वॉरियर के रूप में कांग्रेस ने देखा है। तो वो समझते हैं कि हमारी डेप्थ क्या है, हमारी ताकत क्या है, और उनको मालूम है वो कहाँ स्टैंड करते हैं, हम लोग कहाँ आगे तक रहते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने पिछले 3 सालों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच के निर्देश दिए हैं, जिस पर देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सवाल उठाया और कहा कि 15 साल के प्रमाण पत्रों की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों से गरीबों और सरकारी योजनाओं का नुकसान होने का आरोप लगाते हुए सरकार और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर नियमों की अनदेखी करके और जिस प्रकार से तय नियमों की अनदेखी कर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर उत्तराखंड के नागरिकों के हकों पर डाका डालने का काम किया गया। हम बहुत समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि ये काम रुकना चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए। अब आपके द्वारा मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री ने इस पर जांच के आदेश किए हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी वो बात मुख्यमंत्री को पुख्ता लगी और उसके पुख्ता प्रमाण है कि लोगों ने गलत किया है। सबसे पहले तो ये सरकार दोषी है कि जिस सरकार ने नियमों में ढील देकर इस प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाने का रास्ता प्रशस्त किया, मार्ग प्रशस्त किया। मुख्यमंत्री धामी जी को ये भी जवाब देना चाहिए कि ये पिछले 8-8.5 साल से उनकी सरकार है यहाँ, और 8.5 साल से उनकी सरकार में ये कब हुआ कि इस प्रकार स्थायी निवास के नियमों में ढील दी गई। मुख्यमंत्री अपनी खाल बचाने के लिए अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं, और ठीक है, अधिकारी भी दोषी हैं तो अधिकारियों को दंड मिले, लेकिन मुख्यमंत्री धामी भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के इस कृत्य से अपने को अलग नहीं कर सकते। ये इस कृत्य में बराबर के साझीदार हैं
और बराबर के दोषी हैं। अधिकारियों को तो धामी जी दंड देंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन, कांग्रेस प्रदेश संगठन बदलाव के साथ साथ 2027 विधानसभा चुनाव की रूपरेखा जैसे मुद्दों पर बात की। इस पर हमारे संवाददाता ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स से खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको। इस वक्त हमारी मौजूदगी है कलेक्ट्रेट भवन हरिद्वार में और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है। सादत भाई, स्वागत है जनता टीवी। बहुत धन्यवाद। हाल ही में कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश संगठन है उसमें बदलाव हुआ है, गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं? गणेश गोदियाल जी को बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। और बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, अगर उसका नेतृत्व किसी को मिलता है तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात नहीं होती। और राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को मौका मिलता है, सब अपना अपना जो काम है वो करके दिखाते हैं। अब उन्होंने वो क्या, उनका कार्यकाल कैसा रहेगा आने वाला वक्त बताएगा, ये कार्यकाल कैसा जाता है। सर, कुछ लोग आरोप लगातार लगाते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार मुसलमान जो लोग हैं उनके साथ दोहरा रवैये का व्यवहार करती है और कहीं ना कहीं उनको टिकट भी नहीं देती, तो किस तरीके से आते हैं? देखिए, जो कहने वाले हल्के लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं, राजनीति में दो चीज होती है, जो समाज ज्यादा वोट देता है उस समाज को ज्यादा टिकट मिलते हैं। अब इसको जो वोट ज्यादा देगा उसे टिकट ज्यादा मिलेंगे, जो इधर वोट ज्यादा दे रहे हैं उनको टिकट मिल रहे हैं। तो अगर मेरा समाज भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू कर देगा तो टिकट भी मिलने शुरू हो जाएंगे। बात यह है, सरकार जो योजनाएं ला रही है क्या उसमें कोई द्वेष है? नहीं। आयुष्मान भारत, अटल आयुष्मान, ये सारी 5 लाख रुपए का हर गरीब को मुफ्त इलाज, जिसमें मुसलमानों की एक बड़ी संख्या है। तो अगर भेदभाव होता तो इन योजनाओं में होता। जब अपना प्रधानमंत्री भेदभाव कर रहे हैं, मेरा मुख्यमंत्री भेदभाव कर रहे हैं, तो फिर भेदभाव किस बात का? अपने दिमाग में ही बैठ के कुछ लोग बैठे रहते हैं और वो इसी बात पे दुकान चलाते हैं कि भाई बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है और इसलिए मुसलमान इन्हें वोट ना दे। हमने तो कुछ किया नहीं और आप उधर वोट ना दे तो और क्या कह सकते हैं, यही कहा जाता। तो वो जो कमजोर लोग हैं वो इस तरह की बात करते हैं। और हम क्या कहें, हरीश रावत जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सारा विष जितना भी है अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं वो सब निकाल दो, मेरे पास डाल दो। तो अपने कार्यकर्ताओं को आप सब सांप कह रहे हैं क्या? आप उनको जहरीला बताना चाह रहे हैं क्या? उनकी फितरत ये है क्या कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता डसते हैं एक दूसरे को? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? ये इस तरह के बयान मुझे लगता है कि अपने ही कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ते हैं। तो आप ही गलत ट्रैक पे चल रहे हैं और कमी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलती है, जोड़ के चलती है, एक जोड़ का वातावरण लेके चलती है, सबको साथ लेके चलो, अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। और जिस पार्टी में उसके नेता ही अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे रहे, उसकी बात हम क्या करें? 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, हरक सिंह रावत लगातार दहाड़ रहे हैं। उनका कहना अब यह है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक देंगे। हरक सिंह रावत दहाड़ रहे हैं, कहीं ये डर की दहाड़ तो नहीं है? जो भ्रष्टाचार किए हैं, जेल मुझे जाना है, घबराहट मुझे है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इससे पहले कि मेरा कत्ल हो जाए तो मैं अपने आप को शहीद का दर्जा दे दूं, ऐसा तो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ पॉलिटिकल लाइन है ये जो मैंने आपके सामने कोट किया। अगर आपने गलत किया होगा तो कानून अपना काम करेगा। सुनिए, कानून अपने हिस्से का काम करेगा। जनता की आवाज बनिए। आपके बोलने से, आप कल तक तो भारतीय जनता पार्टी में थे, तब आप बोल रहे थे, आज आप कांग्रेस में हैं, आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। अब कल तक चुनाव आते आते आप कहाँ होंगे, कौन सी भाषा बोल रहे होंगे, अभी ये लोगों को तय करना मुश्किल हो रहा है कि आप कब तक क्या बोलेंगे। तो वो ठीक है, बड़े नेता हैं, हम हमारे लिए बहुत सम्मानित हैं, लेकिन वो जो बोल रहे हैं उनकी बात को मुझे लग रहा है कि प्रदेश सीरियसली नहीं ले रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम कौम का कितना बड़ा योगदान आप देखने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति और 2027 विधानसभा चुनाव में, क्योंकि सर 1-to-1 फाइट दोनों पार्टियों के बीच रहने वाली है, किस तरीके से भाजपा की रूपरेखा? देखिए, मुसलमान अगर काम पे वोट करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर ईमानदारी से वोट करेगा तो भारतीय जनता पार्टी को मैं कह रहा हूं कि मुसलमान एक तरफा होकर वोट दे। लेकिन दिक्कत यह है कि मुसलमान को डराया जाता है, उसे बताया जाता है कि नहीं बीजेपी तुम्हारी दुश्मन है। अरे दुश्मन कोई किसी की मदद कहाँ करता है? ये मैं कह रहा हूँ 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिल रहा है। ये चौड़े चौड़े रोड्स के खाली मुसलमानों औरों के लिए, मुसलमान नहीं चल रहे हैं इन पे। ये जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है क्या इस पे मुसलमान नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं तो क्या मुसलमानों का अच्छा इलाज नहीं हो रहा है?
बात की है कि ये जो पॉलिटिक्स का एक राग अलाप रखा है कांग्रेस ने, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कभी टोपी लगाएंगे, कभी साफा पहनेंगे। इनको मुसलमानों की याद तभी आती है जब रमजान आता है, जब ईद आती है, लगा लिया। उसके अलावा तो मुसलमानों के हालात बद से बदतर हुए। जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर है। तो किसकी सरकार थी? तब तो बीजेपी आई नहीं थी, आप ही की सरकारें चली आ रही थी। तो इस 65-70 सालों में जो हालात बद से बदतर हुए किसने किए? ये आपने किए। और अगर आप इतने अच्छे थे, साफा पहनने वाले, मुसलमानों के रोजा अफ्तार करने वाले, सर पे टोपियां रख के हमदर्दी जताने वाले, तो इन हमदर्दियों का सिला ये मिला कि मुसलमान के हाथ कलम से छूटकर उनके हाथ मजदूरी पे आ गए। तो ये जो किया कांग्रेस ने, ये जो पाप किया, ये जो गुनाह किया, ये जो रोज दंगे होते थे, उन दंगों में मरने वालों की संख्या मुसलमानों की वो बहुत बड़ी होती थी। बताइए मलियाना कहाँ कब हुआ, भागलपुर कब हुआ, ये मेरठ मुजफ्फरनगर के दंगे कब हुए, सब इनके राज में हुए और किसी को सजा मिली। तो ये कहानियां बताना कि कौन किससे डर रहा है, और मुसलमान अगर सच्चा मुसलमान है तो खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता। तो ये जो खुदा के अलावा मुसलमानों को औरों से डरा रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं। मुसलमान अगर समझदार होके और समझदारी से सोच ले, दिल बड़ा कर ले, तो आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा। मैं ये मानता हूं 2027 के चुनाव में मुसलमान समझदारी से वोट करेगा। और रही बात टिकटों की, तो भारतीय जनता पार्टी उतने टिकट जरूर देगी मुसलमानों को, मुसलमान जितनी परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी को बिहार में हाल ही में चुनाव हुआ है, भाजपा और जो एनडीए गठबंधन है, एक बम्पर जीत मिली है। विपक्ष का कहना यह है कि कहीं ना कहीं ये जनादेश नहीं बल्कि ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं, उन पर वो सीधा हमला बोल रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्या विपक्ष का ये कहना सही? आप किस तरीके से देखते हैं एफआईआर जो अभी हाल ही में हुआ, चुनाव आयोग पर लगातार हमला बोलते रहते हैं? कमजोर और निकम्मा विपक्ष, झूठा विपक्ष, जो सच बोलने का साहस नहीं कर सकता, डरपोक विपक्ष। अब बताइए, जहां 14.5 करोड़ वोट हैं, उन 14.5 करोड़ वोट में से लगभग 30 करोड़ एसआईआर में आए, 30 लाख लोग एसआईआर में आए कि भाई ये वो लोग हैं, ये वो नंबर्स हैं जो मृत हो गए हैं, ये वो नंबर्स हैं जिनकी बेटियों की शादी हो गई, वो प्रदेश से बाहर चली गई, ये वो नंबर्स हैं जो लोग बिहार छोड़कर कई दूसरे राज्यों में चले गए परमानेंटली और वहीं रह रहे हैं और लंबे वक्त से अपने घर बार बेच के, उनका संख्या 30 लाख आई। अब 30 लाख लोग, एक विधानसभा होती तो समझ में आता कि कहीं बदलाव कर सकते, ये सीमांचल पे थोड़े से मुसलमान सीट होती तो समझ में आता कि चलो यहां आप कह देते बदलाव। ये तो क्लीन स्वीप हुआ है, एक तरफा सफाया हो गया। ये जो तेजस्वी यादव कहते थे कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, उम्मीद सुनिए कि इसे डस्टबिन कर दूंगा। वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को जो माफियाओं का, वक्फ माफियाओं के बाप की बपौती बन गया था, उसको डस्टबिन करने की बात कर रहे थे। बिहार के लोगों ने तेजस्वी यादव और आरजेडी और पूरे महागठबंधन को डस्टबिन कर दिया। तो ये बताता है कि गरीब मुसलमान, जो पसमानदा मुसलमान है, वो भी खुश नहीं है। उसने भी सीमांचल में पिछली बार कितनी सीटें आई थी और आज कहां समेट दिया, ये देख लीजिए। और ये लोग किसी के सगे नहीं है। जो कल तक जो एक साथ गलबैया कर रहे थे, ओवैसी जी, तेजस्वी जी, राहुल जी, चुनाव आया तो सब अलग अलग। ये सच्चाई है, ये कोई किसी का सगा नहीं है, और ऐसा कोई सगा नहीं जिन्हें इन्होंने ठगा नहीं, ये आपस में निपटे हुए। सर एक आखिरी सवाल लेंगे। उत्तराखंड में 2027 का विधानसभा चुनाव है, आप प्रत्याशी को टिकट देने वाले? आपको लगता है ऐसा कि मैं बड़ा नेता हूं? मैं बिल्कुल बड़ा नेता नहीं हूं, मैं एक बहुत छोटा सा सामान्य कार्यकर्ता हूं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, जिस दिन मेरी कौम, जिस दिन मेरा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करने लगे, शादाब शम्स छोड़िए, एक छोटे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी टिकट भी देगी और वो जीत के भी आएगा। कौम को समझना है कि हम अपनी लीडरशिप को बढ़ाना चाहते हैं या इसी बंदरबाट पे घटाना चाहते हैं। कांग्रेस से पूछिए, जहां एक तरफा वोट कांग्रेस को मिलता है, कांग्रेस कितने टिकट देगी? पहले 14, 15 और अब कहां पहुंचा दिया, अब तो 2-3 पे आ गई कांग्रेस। और अगर मुस्लिम समाज यही सोच के चलता रहा तो मुझे लगता है इससे भी घट के लेवल नीचे आ जाएगा। कांग्रेस असल में मुसलमानों का शोषण कर रही है। अगर कांग्रेस ज्यादा टिकट देगी तो फिर लगेगा मुस्लिम उधर वोट दे रहा है, लेकिन वो वोट भी, टिकट भी ना दे और फिर भी वोट उधर दे रहे हो, तो इसके लिए तो मुसलमानों को भी सोचना पड़ेगा। और मैं वादा कर रहा हूं, मेरी तरफ, राष्ट्रवादी विचारधारा की तरफ, इस भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की तरफ जरा मुसलमान रुख कर ले तो हम ईमानदारी से, मुसलमान जितना हमारी तरफ आएगा उतने टिकट मुसलमानों को 2027 में सरकार बन रही है भाजपा? 100%। इसमें कोई कहीं से कहीं गलत फहमी में ना रहे और ऐसा ना हो कि उत्तराखंड ये देवभूमि है, हमने यहाँ मिथक तोड़े हैं। इस बार ऐसा ना हो जहां 80-90% स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा, उत्तराखंड आते आते वो 100% हो जाए। तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अपने सहयोगी के साथ। जनता टीम हरिद्वार।
उधर रुद्रप्रयाग में केदार श्री मदमहेश्वर जी के द्वितीय कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए, जहां कई अधिक श्रद्धालु, बीकेटीसी अधिकारी, वन विभाग और प्रशासनिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन और पूजा के बाद शिवलिंग को समाधि रूप दिया गया। बता दें कि कपाट बंद होने के बाद चल विग्रह डोली ढोल डमाओं के साथ गोंडार के प्रथम पड़ाव के लिए प्रस्थान कर गई। हल्द्वानी के गौला पार्क क्षेत्र में 24 नवंबर से 20 दिसंबर तक पावर कट रहेगा। बताया जा रहा है कि काठ गोदाम से गौला पार तक 2.5 किलोमीटर बिजली लाइन में इंसुलेटेड कंडक्टर लगाए जाएंगे ताकि आंधी तूफान में बिजली आपूर्ति सुरक्षित रहे। इसके लिए ट्रांसपोर्ट नगर बिजली घर से आपूर्ति होगी। साथ ही 18 से 20 नवंबर को 33 केवी लाइन पैंथर कंडक्टर में बदलने के कारण शहर के कुछ हिस्सों में 6 घंटे पावर कट होगा। इसमें हमने अलग अलग दिन का शटडाउन दिया हुआ है, शेड्यूल शटडाउन दिया हुआ है। एक तो मेनली है गोलापार में, जिसमें कि बहुत लंबा शटडाउन है, जो हमारा 24 तारीख से शुरू होकर 24 नवंबर से 20 दिसंबर तक है। बीच बीच में हम छोड़ रहे हैं उस शटडाउन को। इस दौरान में हमने अल्टरनेट व्यवस्था रखी है कि गोलापार को हम टीपी नगर से सप्लाई लगातार देते रहें। इन केस अगर कोई ओवरलोड की प्रॉब्लम आती है टीपी नगर में, तब उस ड्यूरेशन के लिए वहाँ पर बिजली कटौती हो सकती है। अदरवाइज़ हमने अल्टरनेट व्यवस्था कर रखी है। वहाँ पर जो हमारा मेनली कंडक्टर बदलना है, जो 33 केवी रानीबाग से गोलापार की लाइन है, उसको, क्योंकि वो जंगल से जाती है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर का पार्ट है वो जंगल का, और बार बार टहनी गिरने या उसकी वजह से जो विद्युत आपूर्ति में बाधित होती रहती है, जिसके लिए हमने इंसुलेटेड कंडक्टर वहाँ पे लगा रहे हैं ताकि इस तरह की प्रॉब्लम बार बार ना आए वहाँ पे। इस वजह से वहाँ पर कटौती प्रस्तावित की गई है। कुछ और इलाकों में भी काम चल रहा है। कुछ और इलाकों में जो हमारा है मेनली इधर 132 काठ गोदाम से कालाडूंगी चौराहे की लाइन है, जो पूर्व में हमने डॉग कंडक्टर से पैंथर जिसको किया था, लेकिन वो कुछ क्योंकि लाइन क्रॉसिंग की वजह से वो काम पूरा नहीं हो सका था, तो उस वजह से हमने अभी करंट में उसका शटडाउन रखा हुआ है। उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ जहाँ वैकल्पिक व्यवस्था हमारी पॉसिबल है वो हम दे रहे हैं। और आज भी जैसे हमारा GIS है वो चल ही रहा है। कालाडूंगी चौराहे पे हमने कमलों से सप्लाई कर रखी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।